मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में हर दांव चला जा रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में एक भी दांव बकाया नहीं रख रही हैं, भले ही एक दूसरे की नकल क्यों न करना पड़े। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी बाहरी नेताओं के हाथ चुनावी कमान देने जा रही है। बीजेपी ने हाल ही में प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बाहरी राज्यों से आए प्रवासी विधायकों को भेजकर फीडबैक लिया है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति में इस फीडबैक की अहम भूमिका होगी। अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। कांग्रेस ने पहली बार लोकसभा क्षेत्रवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो उस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के चयन के साथ चुनावी तैयारियों का आकलन करेंगे। इनके फीडबैक के आधार पर ही लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय होगी। कांग्रेस इसे स्वाभाविक चुनावी प्रक्रिया बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी से बाहर नहीं आ पा रही है। प्रदेश के छत्रप अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चला रहे हैं। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बाहरी नेता भेजे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हर चुनाव में होता है, ऑब्जर्वर्स हमारे बाहर से एआईसीसी बना के भेजती है। इस बार भी उन्होंने 29 लोकसभा में सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को विभिन्न प्रदेशों के भेजा है। वो लोग जाएंगे वहाँ पर, जो अभी हमारे टिकट के दावेदार थे, टिकट जिनको मिलता है नहीं मिलता है, वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं भविष्य के, वो वहाँ पर कैसे क्रियान्वित करना है, अपनी बात जनता तक कैसे पहुँचाना है, इनमें वो सहयोग करेंगे। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और जो हमारे प्रभारी लोग वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर ये लोग सारे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हैं, वो काम करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस की तैयारी कागज पर, बयानों में, भाषणों में वहीं तक सीमित है। जमीन पर शून्य बटा सन्नाटा है। विधानसभा झेल नहीं रही, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में भी चौपट है और विधानसभा में भी कांग्रेस का बंटाढार है। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कई मामलों में अहम है। 2018 में सरकार के आने के बाद भी 1.5 साल के भीतर ही सत्ता खोने वाली कांग्रेस इस बार हर हाल में वापसी की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। दोनों पार्टियां इसके साथ ही अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व कोई कोर कसर बकाया नहीं रखना चाहता। देखना ये है कि किसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दिल्ली का दखल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर चर्चा होगी, डिबेट होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्यों बढ़ रहा केंद्रीय दखल? कांग्रेस को क्यों उतारने पड़े लोकसभा स्तर पर पर्यवेक्षक? क्या प्रदेश के कांग्रेस नेताओं में नहीं बन रहा समन्वय? भारतीय जनता पार्टी में भी कितनी अहम होगी प्रवासी विधायकों की रिपोर्ट? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से जो चुनावी समर है, या जो चुनावी समर में उसका समय है, धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी जंग है वो और तेज होती जा रही है। अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी को और पुख्ता किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पहले तमाम सारे जो पर्यवेक्षक थे 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे, अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले थे, नब्ज टटोली गई थी, अब कहीं ना कहीं उसी राह पर कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस ने भी बाहरी जो पर्यवेक्षक है वो बुलाए हैं और उनसे फीडबैक लिया जाएगा, अलग अलग उनको भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस बार का जो मध्य प्रदेश में चुनाव है उसमें ये साफ दिख रहा है, चाहे कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उससे ज़्यादा जो केंद्रीय नेतृत्व है, या फिर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जो दिल्ली का दखल है,
वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास में आते हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा योगीराज जी आपका। हमारे साथ में हैं अजय धवले जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं अजय धवले जी के पास में आता हूं। अजय धवले जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दखल की, अगर दिल्ली का, ठीक है, हम जब पवन जी के पास में आऊंगा तो उनसे भी बात करूंगा दिल्ली के दखल को लेकर, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली का दखल दिख रहा है। तमाम सारे जो केंद्रीय नेता हैं वो डेरा यहां पर डाले हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की कमान भी अलग अलग केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है। हरी झंडी भी केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाई है। पीएम मोदी भी सितंबर में 3 बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। क्या उतना भरोसा प्रदेश के नेतृत्व पे नहीं? यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व को सारा कुछ अपने हाथ में लेना पड़ा। राजीव जी, पहले तो आपको भाजपा के मूल को समझना पड़ेगा। भाजपा पूरे देश में ऐसे ही चुनाव लड़ती है और केंद्र के नेता आप जो बोल रहे हैं, ये संगठन की अपनी व्यवस्था है। संगठन की व्यवस्था अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास कार्यक्रम आयोजित होता है। रही मध्य प्रदेश के चुनाव की बात, तो मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव का अभी घोषित होने वाले हैं, उसके पहले से ही पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी हो, प्रदेश के प्रभारी है, प्रदेश के सह प्रभारी श्री अश्विनी वैष्णव जी हो, इन नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा। वो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। और आप पूरे पैन देश का आप स्टैटिस्टिक निकालेंगे, भाजपा हमेशा इसी पैटर्न पे चुनाव लड़ती है। केंद्र का संगठन का पूरा दखल होता है राज्यों के चुनाव में, क्योंकि भाजपा ही आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम 18 करोड़ से अधिक हमारी सदस्य संख्या है, 1450 से अधिक हमारे विधायक हैं, 350 से अधिक हमारे देश में एमपीज हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, जब एक इतना बृहद संगठन होता है तो वो संगठन की अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन धवले जी, आपने 230 विधानसभा सीटों पर जो प्रवासी विधायक बुलाए और उनसे आपने फीडबैक लिया, वो बेटर फीडबैक दे पाएंगे, या जो फिर आपका जो प्रदेश नेतृत्व लगातार यहां पर काम कर रहा है वो बेहतर फीडबैक दे पाएगा? देखिए राजेश जी, डेमोक्रेसी में हमेशा कुछ सीखा जाता है। हमारे जो मैंने जैसे बताया कि हमारे पूरे देश में 1400 के करीब विधायक हैं। अब हम ये विधायकों को, 230 विधायकों को मध्य प्रदेश में लाने की उनका कार्य क्या है? वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं से कुछ सीखेंगे, यहाँ से व्यवस्थाओं को कुछ सिखाएंगे। देखिए, आदान प्रदान, अगर अच्छे कार्यों का आदान प्रदान होगा तो डेमोक्रेसी हेल्दी बनेगी। और निश्चित रूप से भाजपा के देश के जितने भी विधायक अन्य प्रदेशों से, विभिन्न प्रदेशों से जो आ रहे हैं, अरे धवले जी, अभी डेमोक्रेसी को और हेल्दी बनाने की जद्दोजहद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास में जो सामने जो चुनौती है उससे निपटने की चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा है। जी, आप थोड़ा सा फैक्ट्स को अगर देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में ही ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में भी किया, राजस्थान में भी किया, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में किया। ये प्रयोग हर राज्यों में कर रहे हैं। हमारी संगठन की व्यवस्था है और ये इंटरनल व्यवस्था के तहत संगठन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, स्वागत करता हूं और सीधे सवाल के साथ आपके पास में आता हूं। चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली के दखल की। हमने बहुत चर्चा की पहले कि जो 230 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रवासी विधायक हैं उन्हें उतारा। कांग्रेस ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए कि जो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है, आप भी तमाम सारे पर्यवेक्षक उतार रहे हैं। फिर अंतर क्या हुआ? अंतर की बात यह है कि सबसे पहले हम इनकी नकल करने की जो बात है उसकी जस्टिफाई मैं कर देता हूं कि इनकी नकल हमने नहीं की, बल्कि ये हमारी नकल कर रहे हैं।
कर्नाटक में जब चुनाव था उस समय से बात हुई, तब से आया थी कि उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और हमारा ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा प्रक्रिया रहती आई है। आप कभी भी पिछले चुनाव देखेंगे, हमेशा पर्यवेक्षक लोग बाहर से आते हैं, वो अपना फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के हिसाब से हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। ये हमेशा से चला आता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी आप जितनी अभी योजनाएं आ रही, योजना में कौन किसकी तेजी से किसकी नकल कर रही है, पूरी जनता देख रही है। हमारा भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं, मैं विपक्ष में भी सरकार में है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनको अच्छी तरह से आना चाहिए। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ ये करेंगे नहीं। इन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा किए नहीं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पर्यवेक्षक क्यों उतारना पड़ रहा है? ये तो सत्ता में है, इन्होंने पूरा ढिढोरा पीटा कि हमारे जैसा कार्यकर्ता, हमारे जैसा पार्टी और हमारे जैसा संगठन कहीं है ही नहीं। तो जब इनका संगठन, इनकी पार्टी इतनी अच्छी, तो इनको क्या जरूरत पड़ गई पिछली बार उपचुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी से आयातित लोगों के दब पे सत्ता में बने हुए हैं ये? कौन से इनके विधायक अच्छे थे तो अपने विधायकों को टिकट देते, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य निर्धारित तो उसको सत्ता में बने रहना है। वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना चाहती है, कुछ भी कर सकती है। अगर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ किया होता तो इनको जन आशीर्वाद। देखिए पवन जी, नकल को लेकर सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि लाडली बहना लेकर आए आप, नारी सम्मान लेकर आ गए, वो जन आशीर्वाद पर निकले, आप जन आक्रोश लेकर आ गए, वो प्रवासी विधायक लेकर आए, आप पर्यवेक्षक लेकर आ गए। तो यही इसलिए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस नकल कर रही भारतीय जनता पार्टी। अब ये बोलो आप, ये लाडली बहनों को 1000 देने लगे, अब जब हमारी सरकार आएगी तब न देंगे। हमने जब 1500 रुपए बोला, इनके अभी भी खुफिया लोग लगे होंगे, इनको पता चल गया होगा कि 1500 रुपए दे रहे हैं नारी सम्मान योजना के तहत, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। इनको आपके जब इन्होंने 1000 किया तो उसको क्यों 1250 150 का ही कोई मोल भाव चल रहा है? ये अडिग रहते अपनी बात में, 1000 देने वाली बात में, उसमें भी आधे से ज्यादा लोगों को ऊपर केस कर रहे हैं कि गलत जानकारियां दी है। हमारे यहाँ तो किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो देखिए स्पष्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह इन्होंने अपना जो यात्राएं निकाली, उस यात्रा में जनता का किस तरह बढ़िया इनका निरादर हो रहा है, किस तरह गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने जो यात्रा इसके पहले जो निकाली तो उसमें भी लोगों ने घर से खदेड़ दिया था उनके क्षेत्रों से। इनके कई सारे विधायक प्रतिनिधि वहां जा नहीं पा रहे। चलिए आता हूं पवन जी दोबारा। योगीराज जी हमारे साथ में, तो वैसे बहुत टाइम मिल चुका है। मेरा निवेदन नहीं, योगीराज जी के पास अभी नहीं पहुंच पाया हूं। जाके बताए ना कि हमने 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया। चलो आता हूं, इस पर आता हूं, सेकंड राउंड में ले लेता हूं। योगेश जी, अब सीधे सवाल पर आ जाता हूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय दखल बढ़ रहा है, या हम जो कह रहे हैं कि दिल्ली का दखल, इसको किस रूप में देखें? क्या मायने इस बार चुनाव के, इस दिल्ली के दखल के? देश में इन 3-4 राज्यों के अलावा कोई बड़ा चुनाव तो है नहीं, और दिल्ली के तमाम नेता फुर्सत में इस समय, दोनों ही राजनीतिक दलों के, और इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश ये है कि अपने अनुभवी नेताओं का बेहतर उपयोग किया जाए। और इसलिए दोनों राजनीतिक दल इन नेताओं को अपने अपने यहाँ बुला रहे हैं और उनकी सेवा ले रहे हैं। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात ये है कि ये चुनाव का मौसम है, और जहाँ तक नकल की बात है तो चुनाव के मौसम में कोई भी राजनीतिक दल हारना नहीं चाहता, और जीतने के लिए चाहे भले ही नकल करना पड़े, अकल लगानी पड़े, या जो भी साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़े, उसको यूज करने में कोई भी राजनीतिक दल हिचकिचा नहीं रहे। योगीराज जी अहम सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर बनता है। ठीक है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी के उतना जो अगर दखल की जो हम बात करते हैं तो वो दिल्ली का दखल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पूरी केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर उतरा हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी के तमाम सारे कार्यक्रम सितंबर में भी हैं, तमाम सारे लीडर, तो क्या बीजेपी के लिहाज से देखें इस बार की जो चुनौती है काफी बड़ी है, या बीजेपी ने 2018 में जो कुछ उसको लगता है कि एक चूक हुई है, अब इस चुनाव में किसी भी तरह की चूक ना हो, और यही कारण है कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व कमान संभाले हुए है? बिल्कुल सही बात है। 2018 में बहुत मामूली अंतर से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो जैसे बोलते ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, बीजेपी इसको बिल्कुल लूज नहीं करना चाहती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, अब जैसे 229 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात किए थे, और कहा यह गया था कि ये भी डिसाइड करेंगे कि वहाँ किसको टिकट दिया जाए, ये वहाँ सर्वे करेंगे, लोगों से राय जानेंगे। लेकिन 38-39 सीटों पर तो उन्होंने टिकट पहले ही घोषित कर दिए थे बीजेपी ने। उसके बाद वो उनके जो
229 सीटों पर जो उनके पर्यवेक्षक है वो गए, तो ये बाकी ये 39 सीटों पर के पर्यवेक्षक आप क्या करेंगे, क्योंकि वो लिस्ट पहले से ऊपर से आ चुकी है। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में जो जिम्मेदारी आपको दी गई पहले वो तो पूरी आप करें। इससे ऐसा लग रहा है कि केवल आपने साइकोलॉजिकल असर डालने के लिए, दूसरा ज्यादा से ज्यादा केंद्र की भूमिका बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पता है कि मध्य प्रदेश में अभी जो फीडबैक मिला था केंद्र को राज्य सरकार को लेकर, वो कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं था। और ये आप और हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बीते 6 महीने में बीजेपी के लेकर हर कोई ये साफ कह रहा था कि बीजेपी इस बार बहुत बुरी तरह आ रही है। लेकिन कुछ 2-3 महीनों में थोड़ी सी सरकार की योजना कह लें या जो एक मुफ्त की स्कीमों की जो आजकल बाढ़ सी आई हुई है और सारे राजनीतिक दलों में इसकी जो होड़ मची हुई है, उससे थोड़ा बहुत बीजेपी संभली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए केंद्रीय नेताओं का दखल बढ़ा है, ताकि किसी भी कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी कोना जो है वो लूज ना रह जाए। चलिए योगीराज जी, आता हूं। हम बात आप कह रहे हैं कि जब 2 से 3 महीने पहले नजर डालें तो जो तमाम सारे सर्वे और सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, और जिस सर्वे रिपोर्ट की चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, उसी के बाद केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ। मैं सीधा उसी बात को आगे बढ़ा देता हूं अजय धवले जी आपके पास में, जो योगेश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसके साथ में। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व हाथ में कमान लिए हुए हैं, तमाम तरह का अगर डैमेज जो दिख रहा था उसको कंट्रोल, या इसके बाद जो पर्यवेक्षक उतारे गए 39 सीटें पर्यवेक्षक आए, लेकिन पहले ही 39 सीटें उनकी रिपोर्ट भी नहीं पहुंच पाई, 39 सूची जारी कर दी। एक साइकोलॉजिकली गेम है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में, ये भी है। देखिए राजेश जी, आपको तो पहले ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे विश्वजीत जी ने भी पॉइंट आउट किया कि 229 सीटों पर पर्यवेक्षक आए हैं और 39 सीटें पहले घोषित कर दी। आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए। ये जो 230 सीटों पर प्रभारी जो प्रवासी विधायक आए हैं, उनका कार्य टिकटों देखने, टिकटों किसके देनी ये देखना नहीं था। उनका कार्य संगठन की कार्य पद्धति क्या है, उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्या नवाचार किए जा सकते हैं, हम क्या इनोवेटिव टैक्टिक्स नीचे ग्रास क्या धवले जी 2-4 दिन में ये सारा कुछ परख लेंगे, ये भी एक तो बड़ी बात है ना। आप 10 दिन का प्रवास हुआ है, 10 दिन का प्रवास हुआ है और 10 दिन के प्रवास के बाद रिपोर्टें जानी है। अब रही बात 50 उपाध्यक्षों, 50 प्रदेश उपाध्यक्षों और 150 महासचिवों वाली कांग्रेस से हमें नहीं सीखना है कि हमारा संगठन कैसे चलेगा। हमारा संगठन का अपना संविधान है और निश्चित रूप से उसी के हिसाब से हमारी पार्टी चल रही है। ये हमें बता रहे हैं कि हम कांग्रेस कॉपी कैट कांग्रेस है, ये बता दें कि ये पूरी की पूरी भाजपा की कॉपी नहीं करती। देखिए, हम विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसीलिए नहीं कहलाते, हमने कुछ अच्छा किया है, अच्छी योजनाएं लाई है, जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व आज विश्व का नेतृत्व मान रहा है। आज देखिए, आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आपका समूचे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। तो ऐसा अगर नेता आपके पास में, निश्चित रूप से आपके सदस्य बढ़ेंगे, आपकी पार्टी का काम बढ़ेगा। चलिए, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं पवन पटेल साहब, अजय धवले जी। तो वही तो मैं हमेशा अपनी कई डिबेट में आया है कि जब प्याज का रेट बढ़ता तो सरकार बदल जाती थी, आज महंगाई क्यों इतनी बड़ी हुई है। ये जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के दम पे भाजपा जीतती आई है, जिस दिन इस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से 60 साल के लिए निपट जाएगी। ये आप मेरे याद रखिएगा, पे चैनल में बोल रहा हूँ, और आएगा वो एक दिन, बहुत जल्दी आने वाला है। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं, अभी आपने बोला 2 दिन की बात कर रहे हैं, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों की बात 60 साल के लिए निपट जाएगी, बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी ये जो बोल रहे हैं आप 2 दिन में, ये जादूगरों की पार्टी है। ये अभी तक तो कुछ किया नहीं, अब ये चुनाव तक जादूगरी दिखा दिखा करके ऐसा कमाल करेंगे कि जनता को लगेगा कि राम राज्य आ गया है। एक तरफ बिजली वालों के ऊपर केस कर दो, एक तरफ चाइनीज शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर मत दो, उनके ऊपर FIR कर दो, कोरोना वॉरियर्स को भगवान बनाओ, अब उनकी नौकरी छीन लो। ये अंधाधुंधी का राज मचा हुआ है यहाँ पे। अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। ये बोल दे 2014 के बाद नगर निगम में तो बात करें कि 2014 के बाद मोदी जी ने क्या बोला था, उसमें आपने कितनी बातों को पूरा किया। हमें तो बताइए कि महंगाई तो कम हुई, 100 दिन में काला धन आया, क्या हुआ, किसानों की दुगनी हुई। 750 किसानों को मारने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बात करती है। आज इनकी घबराए हुए हैं, इनकी हताशा बता रही है, जिस तरह की एक्ट कर रहे हैं इनको अपने संगठन। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जादूगरों की पार्टी है, यही जादूगर तो 1000 लाडली बहना में दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, तमाम सीखो कमाओ में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अगर ऐसा जादू है तो फायदे जी। आप नौटंकी को समझने का प्रयास, 10 तारीख आने वाली है। अरे अभी तक क्यों नहीं है 10 तारीख?
ये राखी बड़ी खुशियों वाली है। 2014 से अभी तक की राखी खुशियों वाली क्यों नहीं हुई? अभी तक की क्यों मातम में हुई? क्योंकि चुनाव है। अभी राजेंद्र शर्मा जी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों का भी 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए मंत्री बना दिया जाता है। ये जादूगरी नहीं है तो क्या है? जहां 5 साल कुछ काम किया नहीं, 1-1.5 महीना में ऐसा काम करेंगे, किसी तो बोल रहे जादूगरी है। इनमें दम है तो बात करें कि जो हमने बात किया था उन वादों को। चलिए धमले जी जवाब दे लें, आप भी दे लें जवाब। जी 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 पवन जी को मैं पहले बताना चाहूंगा। पवन जी, मैंने यही बोला कि 50 उपाध्यक्षों और 150 महासचिव वाली पार्टी से हमें संगठन की कार्य पद्धति नहीं सीखनी है। हम देखिए, अगर हम विपक्ष में, हमको बहुत ज्यादा अनुभव विपक्ष में रहने का, विपक्ष को क्या करना चाहिए हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब सत्ता में रह के क्या करना है ये हम कर रहे हैं। और चलिए एक छोटा सा कमेंट योगीराज जी से लेता हूं। योगीराज जी, 18 इस वर्षों तरह से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं पवन जी की ये जादूगरों की पार्टी है। क्या इस चुनाव में किसी तरह का जादू या तमाम सारी जो चीजें अन्य चीजें हैं वो हावी होती हुई दिखेंगी? नहीं, आप पाएंगे हमने जो जन कल्याणकारी योगेश जी बोलेंगे, पवन जी, अजय जी, योगीराज जी बोलेंगे। वक्त कम है, अजय जी वक्त कम है। योगेश जी से लास्ट कमेंट लेता हूं। और इस बात की होड़ मची हुई कि कौन कैसे जादू करके और अपनी पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेकर आ जाए। और इसलिए आप देखो कि सरकार तो घोषणा कर ही रही है लाडलियों के लिए और स्कूटी और रोजगार उसके लिए सब, लेकिन कांग्रेस भी इसमें कहाँ पीछे, वो भी बढ़ चढ़कर घोषणाएं कर रही है। सवाल सिर्फ ये है कि वास्तव में यदि आप लोग काम कर रहे हैं, या कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है या बीजेपी जिस तरह की बात कर रही है, तो पूरा का पूरा चुनाव ये फ्री की घोषणाओं पे आकर क्यों सेंटर्ड हो रहा है? आपको इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यदि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आपकी पार्टी है, बहुत अच्छे आपके नेता हैं, सेंट्रल लीडरशिप दोनों पार्टियों की लगी हुई है, तो पूरा का पूरा चुनाव तो इन पर सेंटर्ड हो रहा है। यदि ये माइनस कर दी जाए सारी योजनाएं कांग्रेस की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से, तो बताइए आप इनके पास है क्या? ये किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं? जो बेसिक नीड्स जो हैं, जो बेसिक जो डिमांड्स हैं, उस पर दोनों दल बात नहीं कर रहे। पेट्रोल की बात कौन कर रहा है? महंगाई की बात कौन कर रहा है? सारे के सारे बात ये कर रहे हैं कि हम साहब स्कूटी दे देंगे, वो कह रहे हैं हम 1500 रुपए दे देंगे। चलिए यही अहम सवाल है। योगेश जी जो कह रहे हैं कि ये तमाम सारी चीजें हैं प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के नेतृत्व स्तर पर, फिर आखिर दिल्ली को दखल क्यों देना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है और इसके मायने समझना होंगे। लेकिन ये भी सही है कि जो मूल मुद्दे हैं चुनाव के, बढ़ती हुई बेरोजगारी या फिर महंगाई या एक विजन की बात की जाए, लेकिन इसके इतर तमाम सारे मुद्दे भी इस चुनाव में हावी होती हुए दिख रहे हैं। अपनी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी अपनी रणनीति है और कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है कुछ अलग है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो 2030 मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव और चुनाव की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो लगातार तेज होती जा रही है और अपने अपने तरीके से दोनों दल अपनी रणनीति को और पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एजेंडा बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।